अब देखें टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो तीन चीज़ें जो हैं इसमें बहुत अहम हैं। पहली मतलब स्टेटमेंट, देखेंगे स्टेटमेंट किस फॉर्म में बनानी है। चेंजेस का मतलब क्या है? चेंजेस का मतलब है तब्दीली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंजेस? तब्दीली। कि हमने देखना है कि अगर 100 थी, 100 से 120 पे कैसे गई है, ये हमने बनानी है। और किसकी हमने तब्दीली देखनी है? हमने जो इक्विटी है, इक्विटी के बारे में हमने पढ़ना है कि क्या है, किस तरह से है और किस तरह से ये चल रही है। तो ये सारी हमारा टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। अब इसको स्टार्ट करें, चूँकि हम FAR 1 पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग में फिनांस में पता भी है हमें कि हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमने बनानी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। बिकॉज एक कंपनी है, कंपनी तो बैठी हुई है किसी दूर जगह पे, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके मालिक हैं, कोई बैठा हुआ है अमेरिका में, कोई बैठा हुआ है लंदन में, कोई बैठा हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग बैठे हुए हैं। तो ये इसके मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, मल्टीपल मालिक हैं। नाउ दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद द कंपनी कि यार हमें कंपनी बताए कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें क्या तब्दीली आ रही है, या हमने कंपनी पैसा लगाया हुआ है क्या तब्दीली आ रही है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का लॉस क्या है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है। दे रियली वांट टू नो अबाउट दिस बिकॉज इन्वेस्टर्स हैं, इनका पैसा लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये बार बार आएंगे कंपनी के पास, जाएंगे कंपनी को फ़ोन करेंगे, कंपनी भाई बताएं कितने की इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। आंसर इज नो। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसे किया जाता है। यदि आपको कोई मसला है, फ़ोन पे किया, गुड मॉर्निंग कंपनी, गुड मॉर्निंग डियर का मैसेज भेजा और जी ये देखें बताएं कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना एक्सपेंस है। ऐसा नहीं होता। कंपनी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो कंपनी ने एक्सप्लेन करना भी है, मजबूरी भी है, मालिकों को बताना भी है। तो क्या करती है कंपनी? अपनी रिपोर्ट्स जो है वो शाया कर देती है। कंपनी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश कर देती है, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रही होती हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कंपनी के बिहाफ पे क्या करती हैं? ये कंपनी के बिहाफ पे सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं शेयर होल्डर को, जो जो रिक्वायर है। अब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम आएगा तो उसमें क्या कुछ आएगा? उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा और एंड में नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। इन सबको अगर हम कंबाइन पढ़ लें, इन सबको अगर हम इकट्ठा करके पढ़ें तो इकट्ठा ये क्या कहलाती हैं? इकट्ठी ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही होती हैं। अब देखें, अगर कंपनी चाहती है, अगर आप कंपनी से उसके एसेट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें क्या देती है कि भाई ये हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, इस ईयर एंड के ऊपर हमारे बिजनेस की ये हालात है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ है, ये कैपिटल है, ये पेएबल है, ये रिजर्व्स हैं, ये फंड्स हैं, वो सारे यहाँ पे। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंसेस हैं, सेल्स कितनी हुई है, उसके लिए वो क्या करती है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना के दे देती है कि यार ये क्या है? ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है कि इतना आपने सेल्स की हैं, इतना आपको रेवेन्यू आया है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपकी कॉस्ट सेल्स है, ये आपका जीपी है, ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो सारा कुछ अगर आपने उसके ऑपरेशंस के मुतालिक जानना है कि चल कैसे रही है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या है? फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। अगर आप कंपनी के कैश के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई रोकड़ा कहाँ पे है, पैसा कहाँ पे है, बिकॉज कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो इंपॉर्टेंट है, बट चलाने के लिए जो है वो हमारा कैश बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश बड़ा अहम है। अब कैश की क्या सूरत हाल है? कैश पड़ा भी हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना कम कैश पड़ा हुआ है, क्या नेगेटिव कैश है, क्या पॉजिटिव कैश है, सारा कुछ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो जो कैश की मूवमेंट के बारे में क्या होता है, हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे होते हैं। फिर जो इक्विटी है, इक्विटी में जो मूवमेंट है कि जी ओनर्स के पैसे साल के शुरू में इतने थे, साल के एंड में इतने हो गए हैं, कैसे मूवमेंट हुई है, कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ, उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इनके ऊपर जब बनाने में कोई भी हमने वर्किंग की है, कोई भी कैलकुलेशन की है, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो हमने गिवन करनी होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं? फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन कर रहे होते हैं। ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हमने IAS 16 का जाके डिस्क्लोजर नोट देखना है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स के नोट्स जो हैं वो देखने हैं। तो ये और ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमने इन तीनों को क्या करना है? हमने इन तीन चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखना है। तो हर स्टेटमेंट हर एक चीज़ के बारे में बता रही होती है। अगर आप कैश के हालात जानना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। आप इनकम के हालात जानना चाहते हैं, आप कहाँ जाएंगे? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। आप बिजनेस की पोजीशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि भाई कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, कमा भी रहे हो कि नहीं कमा रहे, तो कहाँ जाओगे आप अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जा रहे होगे। तो ये हर एक चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन करके बैठे होते हैं। तो चूंकि तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, तो अब हमने क्या करना है? इन तीनों को कैलकुलेट करना सीखना है। और हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से।
ये मैंने आपको भी बता दिया कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसमें हम एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के बारे में बताते हैं। जो कम्प्रीहेंसिव इनकम है इसमें परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि हमने कितना परफॉर्म किया, हमें लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में। फिर कैपिटल और रिजर्व की मूवमेंट के लिए हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाते हैं। कैश की मूवमेंट के लिए हम अपना कैश फ्लो बना रहे होते हैं। तो ये हमारी सारी क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही होती हैं। चलिए जी आगे ना, जो कि अब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी समझानी है, तो मैं एक बेसिक कंसेप्ट जो है जो हम लेके चलेंगे, डैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन का। उस अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से, उस अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे लर्न करेंगे क्या है और कैसे है। अब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। अगर आपके बिजनेस में एसेट 1000 रुपये के हैं तो आपकी लायबिलिटीज भी कितने की होनी चाहिए, 1000 रुपये की होनी चाहिए। ये एक हमारी बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे हम क्या कर रहे होते हैं, जिसे हम यहाँ पर लेके चल रहे होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो ये होता है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। क्या, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अब यहाँ पे देखा जाए इक्विटी किसे कहते हैं, इक्विटी कहते हैं जो हमारे पास ओनर के एंड से होती है, जो हमारे पास ओनर के एंड से होती है उसे हम इक्विटी कह रहे होते हैं। और लायबिलिटी क्या होती है, जो हमारी थर्ड पार्टी की टूवर्ड्स ऑब्लिगेशन होता है, वो हमारी लायबिलिटी जो है वो कहला रही होती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो वो हमारी इस तरह से चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लीजिए, मिस्टर एन इन्वेस्टेड ₹1000 इन हिज बिजनेस। अगर वो अपने बिजनेस में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, अब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में कैश आया, कैश और एसेट, तो एसेट जो है वो कितने के होंगे, 1000 के। अब ये किसने इन्वेस्ट किया, ओनर ने। ये क्या कहलाएगी, इक्विटी कहलाएगी। और लायबिलिटी क्या होगी, जीरो। रिमेंबर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज बन रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद देखें तो अभी हमने देखा है कि जी एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अगर मैं इसको इक्विटी के लिए रीअरेंज कर दूं, ये हो जाएगा जी एसेट्स माइनस लायबिलिटी आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल इक्विटी। क्या कहलाएगी, टोटल इक्विटी कहला रही होगी। मतलब टोटल एसेट्स में से अगर मैं ये लेस करवा दूं तो मेरे पास क्या कहलाएगी, ये मेरे पास इक्विटी आ जाएगी। इसी चीज़ को जो यहाँ पे लिखी हुई है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम नेट एसेट्स भी कह रहे होते हैं। ये हमारी नेट एसेट्स भी कहला रही होती है। मतलब नेट एसेट्स जो हमारे बिजनेस में होते हैं, नेट एसेट्स आर इक्वल टू द इक्विटी विच इज एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने आपको समझानी थी कि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें बात करना है कि हमारे जो ओपनिंग नेट एसेट्स थे और हमारे जो क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं, इसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज आया है वो हमने सारा कुछ यहाँ पर क्या करना है, हमने कंपेयर करना सीखना है क्या है और किस तरह से है, वो हम लेके चलेंगे। हमारा बनना तो अकाउंट कंपनी का है, बट मैं आपको एक ना बड़ा बेसिक सा अकाउंट बताता हूँ, उसको समझते हैं, फिर उसकी मदद से हम कंपनी के अकाउंट्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, हमें कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं न्यू कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग्स, तो मेरे पास क्या आ जाता है, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ रहा होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली लेके चलते हैं इसको। इस पेन से आपका ओपनिंग कैपिटल था 10,000 रुपये का, मतलब आपने ऑलरेडी बिजनेस में 10,000 का इन्वेस्ट किया हुआ था। अब आप इस साल मजीद 2,000 रुपये की न्यू इन्वेस्टमेंट किया आपने बिजनेस में, 6,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ और 3,000 रुपया आप निकाल के बिजनेस में से ले गए। अब क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी आपकी, क्लोजिंग वैल्यू आपकी 15,000 आ रही होगी। एक बेसिक हम अकाउंट में देख रहे होते हैं। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो उसमें बैलेंस शीट में आ रहा होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में लिखा होगा जी 2023, फॉर एग्जांपल 2023 का एंड है, 2023 का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 15,000 है। और 2022 जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 20,000 था। सिंपल हमें ये गिवन किया होगा, हम ये बस चलेगा पता यार हमारा कैपिटल जो है वो तो बढ़ गया। 2022 में जो ओपनिंग कैपिटल था वो गिवन है हमें, तो 2023 में क्लोजिंग है वो उसने हमें गिवन होगा। तो ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है, ये हमें कैपिटल की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। लेकिन हम क्या पढ़ना है, हमने क्या सीखना है, हमने देखना है कि ये जो इक्विटी है, इस इक्विटी में ये जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस कैसे आए हैं,
देखिए ना, इस 10,000 से अगर 15 पे गया है तो किस तरह से गया है वो चीज़ हमने देखनी है। हमने क्या करनी है, हमने वो चीज़ देखनी है। उसके लिए अगर मैं देखूं तो ये परफेक्टली मुझे एक स्टेटमेंट जो है वो गिवन है। एक स्टेटमेंट मुझे बता रही है कि यार साल के शुरू में मेरे पास ये रकम थी, इतने जो है वो मैं नया लेके आया, इतना जो है प्रॉफिट दिया, इतना मैं खुद ले गया, एंड के ऊपर मेरे पास ये मौजूद है, एंड के ऊपर मेरे पास ये पड़ा हुआ है। अब मैं अगर इस स्टेटमेंट को देखता हूँ, ये जो सामने नजर आ रही है, तो ये मुझे क्लियरली बता रही है कि 10,000 से 15,000 के ऊपर मैं किस तरह से गया। तो ये जो प्रॉपर इस तरह का चेंज है, ये हमने सिर्फ क्या करना है, कंपनी के लेवल पे बनाना सीखना है। इसमें मुझे लग रहा है पता कि यार साल के शुरू में 10,000 पड़ा हुआ था, 2,000 रुपया मैं खुद लेके आया हूं, नया जेब से निकाल के दिया, पूरा महीना पूरा साल कारोबार किया, 6,000 की बचत हुई, वो भी बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, 3,000 रुपया मैं निकाल के ले गया, तो जो नेट बचा मेरे पास 15 बचा। तो ये जो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी हुई है, हमने यही बताना सीखनी है। इसको ही हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं यहां पे ना दो वर्ड्स लिखने लगा हूं। इन दो वर्ड्स का कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा। समझ आ गया? कहानी आसान। दो वर्ड्स हैं, एक है ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और दूसरी है नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन। ये जो मैंने ये दो वर्ड लिखे हैं ना, इन दो वर्ड्स का जरा आपने कंसेप्ट लॉजिक समझनी है। इन दो वर्ड्स की लॉजिक जो है वो समझनी है आपने, क्या है और क्या नहीं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 10,000 से इंक्रीज हो के 15,000 के ऊपर चला गया। कैपिटल अकाउंट जो है वो 10,000 से इंक्रीज हो के 15,000 पे चला गया है। हमने देखना है कि इस इंक्रीज में ओनर का कितना हाथ है, मालिक का कितना हाथ है। तो सर देखें, ये जो 2,000 रुपया है ये भी मालिक लेके आया, और ये 3,000 जो है ये भी मालिक लेके गया। तो रिमेंबर, मालिक के, ओनर के अमल दखल की वजह से जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो मेरी क्या कहलाएगी, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स कहला रही होगी। वो क्या हो सकता है, वो नया कैपिटल लेके आ सकता है या वो कैपिटल लेके जा सकता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी ट्रांजैक्शन विद ओनर कहला रही होती है। ये ओनर का अमल दखल था, मालिक का अमल दखल था। मालिक अगर 2,000 रुपया लेके आया, मालिक पैसे लेके आया, मालिक की वजह से इंक्रीज हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन विद ओनर है। कि ओनर के साथ बिजनेस का लेन देन हुआ, ओनर के साथ बिजनेस का काम हुआ है, तो उसकी वजह से ये हमारी क्या कहला रही है, ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो कहला रही होती है। और दूसरा है नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। वो क्या है कि इसमें मालिक का कोई अमल दखल नहीं है, मालिक तो इन्वॉल्व भी नहीं है, वो बिजनेस की वजह से इंटरनली या किसी और फैक्टर की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज आया, तो वो मेरी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। वो कौन सी है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमारा इसमें कंसिडर हो रहा होता है। अब प्रॉफिट दिया तो बिजनेस ने है, इसमें मालिक इन्वॉल्व नहीं, ये बिजनेस ने ही कमा के, बिजनेस ने ही आपको दे दिया, तो ये हमारी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहला रही होती है। तो वो ट्रांजैक्शन विद ओनर्स है और ये हमारे पास क्या है, नॉन ओनर ट्रांजैक्शन है। तो इसका डिफरेंस समझ आया आपको कि ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो अगर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ना, ये सारा एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक उसकी प्रॉफिट एंड लॉस, एक उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। इस स्टेटमेंट की फॉर्म में है, ये हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिखी है। अगर मैं इसको अकाउंट की फॉर्म में, मैं इसको लेजर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लेजर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे? देखें, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस 10,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, यहाँ पे 15,000, हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना हो गया, 15,000। अब न्यू कैपिटल और प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हमने न्यू कैपिटल लिख दिया। वो कितना आया था, 2,000 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,000 का न्यू कैपिटल। फिर हमने यहाँ पर प्रॉफिट दिया, वो कितना था, 6,000 का, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ड्राइंग्स कितनी थी, 3,000 की थी, तो ड्राइंग्स हमारी यहाँ पर आ गई कितनी, 3,000। तो जब आप इसे क्लोज करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिखा होता है, इसको यही हमारा टी अकाउंट कहलाता है। मतलब टी अकाउंट को अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहला रहा होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, अभी जितनी डिस्कशन की है उसमें जो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, बेसिकली इट इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द नेट एसेट ऑफ एंटिटी। ये हमारी क्या कहलाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहलाती है। वो क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और ये जो चेंज होगा, ये इंक्रीज डिक्रीज का, इसको हमने सेपरेट किया हुआ है
ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स में और नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन में। ये क्लियर है? चलते हैं, मैंने आपको सारे ना एक बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो बता दिए हैं कि यार ये इस तरह से है और ये इस तरह से लेके चल रहे हैं। हमने बात करनी है कंपनी की, हमने बात करनी है कंपनी की। ये सारी डिस्कशन जो हमने की है ना, ये वाली, ये तो एक बहुत इंडिविजुअल, एक बहुत बेसिक लेवल की अकाउंट की थी। हमने बात करनी है कंपनी की, कंपनी के अकाउंट क्या होता है, कैसे है, उसको देखना है। तो कंपनी में एक चीज तो है जो सबसे यूनिक है, जो सबसे अलग है, दैट इज शेयर होल्डर्स। वो क्या है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या होते हैं अगर हम उसको देखें तो शेयर होल्डर बेसिकली मल्टीपल पीपल हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपना पैसा जो है वो पूल किया हुआ है, अपना पैसा जो है वो मिला लिया है और एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कंपनी की जब बात होगी, जब कंपनी की डिस्कशन हो रही होगी तो थोड़ी सी हमारे टर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी कि जहाँ पे हम कैपिटल कहते थे अब वहाँ पे हम क्या कह देंगे, अब वहाँ पे हम शेयर कैपिटल कह रहे होंगे। वहाँ पे क्या कहलाएगा हमारा, हमारा शेयर कैपिटल कहला रहा होगा। शेयर कैपिटल क्या होता है कि ये टोटल कैपिटल है, इसको हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा शेयर कैपिटल कहला रहा होता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो कहती है जी मेरा कैपिटल जो है वो 10 मिलियन है, मतलब 10 मिलियन के करीब मेरे पास शेयर कैपिटल है। वो इसको डिवाइड कर देती है 1 मिलियन यूनिट्स में, छोटे 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 पैकेट बना देती है। तो एक पैकेट कितने का होगा? 10 रुपये का। ये जो 10 रुपये हैं ये क्या कहलाएगा? ईच शेयर प्राइस कहला रही होगी। क्या कहला रही होगी? कीमत कहला रही होगी। मतलब अगर कोई बंदा भी आता है, बिकॉज आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए, आपको कंपनी का मालिक बनने के लिए कम से कम एक शेयर जो है वो दरकार, एक शेयर दरकार है कम से कम, कम से कम। तो एक शेयर क्या होगा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका एक शेयर कहला रहा होगा। या इसको अदर वर्ड कह सकते हैं, एक कंपनी फैसला करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देती है इसको जो उसकी पर शेयर वैल्यू, इसको हम कहते हैं पार वैल्यू, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर की इतनी कीमत है, हम इसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको हम पार वैल्यू भी कह सकते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आता है ये मेरा कहलाता है टोटल शेयर कैपिटल। जैसे एक कंपनी है वो कहती है जी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितने हैं? 1 मिलियन। एक शेयर कितने का होना चाहिए? 10 रुपये का। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा? 10 मिलियन का होगा। ये गेम जो है ये हमने यहाँ पे सीखनी है। इस वक्त जो मैं जिस चीज़ को हाईलाइट करने लगा हूँ इस लाइन को लिख लीजिएगा, बिकॉज अगले 2 चैप्टर जो हैं, 2.5 चैप्टर जो हैं, मैंने आपको इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द ही घुमाने। ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं, ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं, ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो है ये 3 चीज़ें जो है हमें चाहिए अपनी शेयर्स की अकाउंटिंग करने के लिए, शेयर्स की तादाद को देखने के लिए कि क्या है, किस तरह से है, कैसे चलेगी, किस तरह से होके चल रहे होंगे, सारा कुछ करने के लिए हमें कुल मिला के ये 3 चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी, वो 3 चीज़ें जो हैं वो दरकार होंगी। नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू कितनी है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अगर इसमें हमें कोई से भी 2 पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो साथ की नजर आ रही है ना इस वक्त इक्वेशन, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स, इस शेयर्स की तादाद कितनी है, मल्टीप्लाई करो एक शेयर की वैल्यू से, आपके पास क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल आ जाएगा। कितना बनता है शेयर कैपिटल? टोटल, मजमुआ, इन टोटल की बात हो रही है। देखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन है, 1 मिलियन है और एक शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितने का होगा? आपका 10 मिलियन का होगा। अगर आपका शेयर कैपिटल जो है वो टोटल 25 मिलियन का है और आपका शेयर एक 15 रुपये का है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 1.667 मिलियन होंगे। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 मिलियन है और टोटल शेयर कैपिटल 40 मिलियन का है,
तो इस 40 मिलियन को डिवाइड करें 2 मिलियन पे, आपको एक शेयर की कीमत मिल जाएगी, कितनी बनेगी, 20 बन रही होगी। तो ये 3 बातें, इन 3 बातों को, इस इक्वेशन को लिख लें, याद कर लें, बिकॉज इसके इर्द गिर्द ही क्या होगी, हमारी सारी कहानी जो है वो चल रही होगी। इसके इर्द गिर्द ही हम क्या करेंगे, हम सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइनें, ये 3 बातें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनके पर्सपेक्टिव से सारी हमारी कैलकुलेशन जो है वो चलनी है, इनके पर्सपेक्टिव से हमने सारा कुछ देखना है। ये इंटर कन्वर्टेबल्स हैं, बिकॉज ये चैप्टर हो गया, अगला चैप्टर हो गया और एक मेरा कैश फ्लो हो गया। मैंने सिर्फ इस एक कंसेप्ट के ऊपर पूरी जो चीज़ जो है वो लेके चलनी है। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी बेस के ऊपर ही हम सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। अब हम सारी डिस्कस करेंगे आगे जाके जो चीज़ है, डैट इज़ शेयर अकाउंटिंग। जो हमारे शेयर्स हैं, जो उनकी अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो सारा हमने अब क्या करना है, वो हम सारा अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे, क्या इसमें आएगा, कैसे इसमें होगा चीज़ों को, वो हम लेके चल रहे हैं। लाइक किस तरह से डेबिट होना है चीज़ों को, किस तरह से हमने क्रेडिट करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे जब हम शेयर अकाउंटिंग की बात करते हैं, अगर उस पर्सपेक्टिव में चलें तो रिमेंबर, एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से। और हमने क्या करना है, हमने अब उसको देखना है कि उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, केवल नहीं है। अब इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए आपने फिर वापस इस फॉर्मूला के ऊपर आना है, इस चीज़ को देखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, आपकी पार वैल्यू या आपकी फेस वैल्यू क्या होगी, और फिर जो आपका शेयर कैपिटल आ रहा होगा वो क्या होगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। तो देखें, इसी को चलें तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स किए हैं। 1,00,000 जो चीज़ शो कर रही है, डैट आर नंबर ऑफ शेयर्स, कि हमारे शेयर्स की तादाद कितनी है, उसके बारे में क्या कर रही है, शो कर रही है, बता रही है। और एक शेयर कितने का है, 10 का है। तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल शेयर कैपिटल आ जाएगा कि इतना मेरा शेयर कैपिटल बनता है जो क्या किया गया है, इशू किया गया है मेरे एंड से। दिस इज माई शेयर कैपिटल जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब जब शेयर कैपिटल इशू होगा तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने मार्केट में शेयर्स बेचे हैं, कंपनी ने मार्केट में शेयर्स दिए हैं। इंडिविजुअल क्या है, उसने कंपनी से रब्ता किया, जिसने भी उसने शेयर्स लिए हैं, तो उसने क्या किया, उसने कंपनी को पेमेंट की है, उसने कंपनी को पैसे दिए हैं। कंपनी ने पूछा, हाँ भाई कितने शेयर्स लेने हैं, उसने कहा जी मुझे 1,00,000 शेयर दे दो। कंपनी ने कहा मैं शेयर्स तुम्हें दूंगी 10 रुपए का। तो 1,00,000 इंटू 10 किया, कितना जवाब आया, 1 मिलियन, 10 लाख। तो 10 लाख जो है वो कंपनी को कैश वसूल होगा, कंपनी को कैश रिसीव होगा। तो ये हमारा क्या हो रहा होगा, 10 लाख से मेरा कैश जो है वो डेबिट हो रहा होगा, मेरा बैंक जो है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा 10 लाख से। अब कैश आएगा, शेयर इशू करेंगे, कैश आएगा, तो बैंक हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ये हमारी जर्नल एंट्री है, बैंक हमारा डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, बदले में शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। जब भी हम शेयर इशू करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और हमारा शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो रहा होगा, वो हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये हम एक बेसिक एंट्री जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो हम यहाँ पर पास कर रहे होते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने 7,00,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से। तो ये 7,00,000 जो है ये नंबर्स को शो कर रही है, ये शो कर रही है जो उसकी फेस वैल्यू है। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हुआ, 7,00,000 इंटू 10 वो कितना है, 7 मिलियन रुपीज़ है। तो जब कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे तो बैंक हमारा डेबिट हो रहा होगा किससे, 7 मिलियन से। 70 लाख रुपया बैंक में आया और शेयर कैपिटल क्या है, वो इसी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा होगा, उसी अमाउंट से हम लिख रहे होंगे। तो जब भी शेयर इशू होते हैं तो हम ये एंट्री जो है, ये बेसिक एंट्री, ये बेसिक जनरल एंट्री जो है वो हम पास कर रहे होते हैं जब भी हमारे एंड पे शेयर्स जो हैं वो इशू हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? कि कंपनी ने, अब ये जो बात है ना, ये जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द ही एग्जामिनर जो है वो खेल रहा होता है। अब यहाँ पे हमने देखा था, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स का ही पता था, मुझे फेस वैल्यू का ही पता था, मैंने शेयर कैपिटल जो है वो निकाल दिया कि इतना शेयर कैपिटल जो है वो मेरा बन रहा है, इतना शेयर कैपिटल मैंने क्या किया है, मैंने इशू किया है। अब समटाइम्स वो क्या कहता है, समटाइम्स वो हमें इस तरह गिवन नहीं करता, वो हमें डायरेक्ट शेयर कैपिटल की अमाउंट ही प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कहता है कंपनी ने 8 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू किया, जब उसने अमाउंट गिवन कर दी तो हम उससे डेबिट कर देंगे बैंक को और उसी से क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट जो है वो कर रहे होंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, जिसको ज़रा आपने फोकस करना है, वो क्या है कि अगर उसने कभी भी किसी भी फिगर्स के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर उसने रुपीज़ का वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये करेंसी लिखी हुई है, तो रिमेंबर ये हमारा शेयर कैपिटल को शो कर रहा होगा। और शेयर कैपिटल को शो करने का मतलब क्या है, कि शेयर कैपिटल को शो करने का मतलब है कि जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई किया होगा, तब उसके पास शेयर कैपिटल का जवाब आया होगा।
तो ये चीज़ जो है ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं और कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपस में क्या होती हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर मुझे ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। अगर मुझे ये चीज़ पता है और ये चीज़ पता है तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लूँगा। तो पेपर में वो हमें इस तरह से गिवन कर रहा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो हमने याद रखना है। और जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो क्वेश्चन की रीडिंग के वक्त आपने क्या देखना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर उसने किसी भी नंबर के साथ, किसी भी अमाउंट के साथ करेंसी लिख दी है, इसका मतलब वो टोटल शो कर रहा है कि हमारा इतना कैपिटल है और इतना हम इसको लेकर चल रहा है। अब हम देखते हैं शेयर्स अकाउंटिंग के, जो हमने शेयर वगैरह इशू किए हैं, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमने देखना है कि शेयर अकाउंटिंग हम किस तरह से कर रहे होंगे, कैसे हम इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह पास कर रहे होंगे, क्या इसमें आएगी चीज़ें, क्या इसमें चीज़ें नहीं आएंगी, वो सब कुछ जो है वो हमने क्या करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करना है कि अब टाइप जो शेयर इशू करने हैं वो किस तरह से हो सकते हैं, क्या उसकी इकसाम है, क्या उसके टाइप्स हैं, वो हमने देखने हैं। देखिए शेयर्स जो है हमारे सिलेबस में एक है इशू एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू, दूसरा है शेयर इशू एट प्रीमियम, तीसरा है शेयर इशू एट डिस्काउंट और चौथा है हमारे पास राइट इशू। ये चार तरह के इश्यूज जो हैं उसने क्या किए हैं, हमें गिवन किए हैं। और पांचवा है जो सेपरेट लिखा हुआ है, ये हमारा बोनस इशू है। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे ब्लैक इंक के साथ, इसमें जब भी शेयर इशू होंगे, इस इशू का हमारे नेट एसेट के ऊपर क्या आएगा, इस इशू का हमारा नेट एसेट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो आएगा। जो भी हमारा नेट एसेट होगा, नेट एसेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। कैसे? बिकॉज हम नेट एसेट्स पढ़ के आ चुके हुए हैं। नेट एसेट्स क्या होते हैं? इक्विटी विच आर एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं और शेयर इशू करने की वजह से अगर आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अगर आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसकी वजह से आपका नेट एसेट्स के ऊपर इंक्रीज आएगा। तो चाहे आप फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, चाहे आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, चाहे आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, चाहे आप राइट इशू कर रहे हैं, इन इशू की वजह से आपके पास कोई ना कोई बैंक में कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ दौलत, कुछ ना कुछ जो है वो रकम आपके पास लाजमी आएगी कि ये अमाउंट जो है वो क्या है, हमें मिल रही है, ये वो अमाउंट है जो हमें रिसीव हो रही है। लेकिन बोनस इशू ऐसा होगा जिसके ऊपर हमें कोई किसी किस्म का बेनिफिट, कोई किसी किस्म की रकम, कोई किसी किस्म की अमाउंट जो है वो नहीं मिल रही होगी। तो ये जो 5 टाइप्स हमने सामने लिखी हुई हैं, अब हम क्या करेंगे, इनका 1 बाय 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देखने होंगे कि किस तरह से किसको हम लेके चल रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास नंबर 1 आएगी, डैट इज कौन सा था, शेयर इशू एट फेस वैल्यू। पहले है शेयर इशू एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू, कि हम जो शेयर की फेस वैल्यू है, जो पार वैल्यू है, हम उसके ऊपर क्या करवा रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 रुपये है और आप उसको उसी कीमत के ऊपर इशू कर रहे हैं, तो उसकी हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, एक कंपनी ने 50,000 शेयर जो है इशू किए और वो उसने किए हैं फेस वैल्यू के ऊपर जो 10 रुपये की है, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसमें सिंपल सी बात है, हम जो बैंक है, बैंक हम करेंगे डेबिट। बैंक हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब कैसे, कितनी अमाउंट से? मुझे कितने शेयर से? 50,000 शेयर से। कितने का एक शेयर है? 10 का एक शेयर है। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल जो है वो हमारे पास 5 लाख रुपया हो जाएगा। तो बैंक जो है हमारा, बैंक मेरा 5 लाख रुपए से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और शेयर कैपिटल मेरा किससे क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल भी मेरा इसी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये हमारी जो है, ये हमारी जर्नल एंट्री बनती है, ये एंट्री हमने पास करनी है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब भी हम फेस वैल्यू के ऊपर चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है सेकंड हमारा शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम, ये शेयर्स की यहाँ पे ना एंट्रीज को ध्यान से एक ही दफ़ा समझ लीजिएगा। आगे जाके जब हम ईपीएस डिस्कस कर रहे होंगे, उस ईपीएस में ये एंट्रीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे भी हम डायरेक्टली फॉर्मेट में चलेंगे, टेबल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को आपने यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है, ताकि आपको कोई किसी किस्म का इशू वगैरह जो है वो आगे जाके ना पेश आए। तो है शेयर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब जो है, प्रीमियम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को महंगा करके बेचना, उसको उसकी जो आस्क प्राइस है उससे ज़्यादा बेचना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका शेयर की फेस वैल्यू जो है, जो पार वैल्यू है, वो 10 रुपये की है, लेकिन आपकी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि आप उसे कितने का इशू कर रहे हैं? आप उसको इशू कर रहे हैं मार्केट में 18 रुपीज़ का। आप मार्केट में कितने का इशू दे रहे हैं? 18 रुपीज़ का। आप कितना ज़्यादा बेच रहे हैं? आप कितना ज़्यादा बेच रहे हैं?
कितना इंक्रीमेंटल बेच रहे हैं जी, हम 8 रुपये का से ज़्यादा बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। तो ये जो 8 रुपये का है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा शेयर प्रीमियम कहला रहा होगा। मतलब फेस वैल्यू से जो उसकी पार वैल्यू है, उससे जितना ज़्यादा बेचा जाएगा, उससे जितना ज़्यादा आएगा हमारे पास, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा शेयर प्रीमियम कहला रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, कंपनी ए के पास कंपनी ए ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं एट 15 रुपीज़ के ऊपर। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं 15 रुपये के ऊपर, वेयर एज हालांकि उनकी जो फेस वैल्यू है, जो उसकी पार वैल्यू है, वो कितनी है, 10 रुपये है। अब हमने इसकी एंट्री पास करनी है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक दफ़ा सुन लीजिएगा इसकी एंट्री हमने कैसे पास करनी है। देखिए आपने कितने शेयर इशू किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो हमारा बैंक जो है वो तो हो जाएगा डेबिट किस अमाउंट से, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15। तो क्या जवाब आएगा, 1.5 बिलियन। 1.5 मिलियन से मेरा बैंक जो है वो क्या हो गया, वो डेबिट हो गया, वो इंक्रीज हो गया। अब आएगा हमारे पास शेयर कैपिटल। रिमेंबर, जो भी हमारे पास शेयर कैपिटल है वो हमारा हमेशा फेस वैल्यू से, जो मेरे पास पार वैल्यू होगी, उसी से क्रेडिट होगा। तो ये क्या जवाब आएगा, इसका 1 मिलियन जवाब आएगा। अब डेबिट 15 मिलियन से हो रहा है, 1.5 मिलियन से हो रहा है, क्रेडिट जो है हम उसको 1 मिलियन से कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल अमाउंट आ रही है। ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है, इस डिफरेंशियल अमाउंट को हम किस में चार्ज करेंगे, इस डिफरेंशियल अमाउंट को हम शेयर प्रीमियम में चार्ज कर देंगे। ये 5 लाख रुपया जो है वो मेरा क्या है, शेयर प्रीमियम कंसिडर हो रहा है। तो ये एंट्री जो है वो हम पास करते हैं जब भी हम शेयर इशू एट प्रीमियम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक असूल जो है अपने नोटबुक के ऊपर लिख लें, इस असूल को, उस रूल को कभी भी आपने नहीं भूलना। असूल क्या है कि शेयर कैपिटल जो भी हमारा होगा, शेयर कैपिटल हमेशा, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा अपनी फेस वैल्यू से या अपनी पार वैल्यू से। जो भी उसकी शेयर की फेस वैल्यू होगी, जो भी उसकी पार वैल्यू होगी, शेयर कैपिटल हमेशा उस अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। इस चीज़ को आपने लिख लेना, इस लाइन को लिख लें अपनी नोटबुक के ऊपर कहीं पे लिख दें। यदि शेयर कैपिटल जो है वो हमारा किससे क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल हमेशा हमारा फेस वैल्यू से, हमेशा हमारा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। और इस लाइन को, इस असूल को भूलना नहीं है। अब शेयर 10 का है, 18 का बेच रहे हो, 15 का बेच रहे हो, 20 का बेच रहे हो, 22 का बेच रहे हो, 50 का बेच रहे हो, 100 का बेच रहे हो, शेयर कैपिटल जो भी आपके शेयर की फेस वैल्यू थी, हमेशा उसी से क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाकी जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी वो हमारी हमेशा शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रही होगी। इज दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास शेयर इशू एट डिस्काउंट। हम शेयर्स को इशू तो कर रहे हैं, लेकिन हम शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं शेयर्स के ऊपर। अब शेयर्स को डिस्काउंटेड वैल्यू पे अगर हमने बेचना हो तो इसके लिए ज़रा देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि आपके शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये, और आप इस शेयर्स को इशू कर रहे हैं अपनी फेस वैल्यू से भी कम के ऊपर। आप शेयर बेच रहे हैं 8 रुपये का, मतलब आपने जो अपनी स्टैंडर्ड प्राइस सेट की है, आप उससे भी कम क्या कर रहे हैं, उससे भी हम कम के ऊपर बेच रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, शेयर इशू एट डिस्काउंट कहलाता है। रिमेंबर, ये जो डिस्काउंट हमने यहाँ पे चार्ज किया है, ये जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये 2 रुपये का डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट कभी भी डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करेंगे। ये डिस्काउंट चार्ज होगा अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है, शेयर प्रीमियम को। अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग होगी, हम उसको क्या कर रहे होंगे, ये अकाउंट चार्ज कर रहे होंगे। अब शेयर प्रीमियम क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हम महंगा बेचेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ये हमारा क्या कहला रहा होगा, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी द शेयर प्रीमियम। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा शेयर प्रीमियम कंसीडर हो रहा होगा। और रिटेन अर्निंग क्या होती है, रिटेन अर्निंग अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने रिजर्व रखे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है जिसमें से हम प्रॉफिट वगैरह दे रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे लेके चलते हैं। बट रिमेंबर, डिस्काउंट, ये चीज़ लिख लीजिएगा, डिस्काउंट कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नहीं जाएगा, बल्कि ये शेयर प्रीमियम हो गई या जो रिटेन अर्निंग हो गई, ये इसमें से क्या हो रहा होगा, इसमें से चार्ज जो है वो हो रहा होगा। नंबर 1। अब इसकी एंट्री ज़रा पास करते हैं। वो कहता है जी, कंपनी ए इशूड 5 लाख शेयर्स एट ₹7। कंपनी ए ने 5 लाख शेयर इशू किए हैं 7 रुपये के हिसाब से।
अब ये कंपनी इशू कर रही है, ये है कंपनी की इशू प्राइस। ये क्या है? ये कंपनी की इशू प्राइस है कि इस कीमत के ऊपर कंपनी अपने शेयर्स दे रही है। अब फेस वैल्यू जो है वो है जनाब 10 रुपये। वो कितनी है? 10 रुपये है। तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। जरा देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। देखिए बैंक हमारा डेबिट होगा कि हमने किसके ऊपर इशू किया है। देखिए 5 लाख शेयर थे और हमने कितने का ये बेचे हैं शेयर? 7 रुपये के हिसाब से। तो बैंक में हमारे पास तो 35 लाख आए हैं, बैंक में हमने 35 लाख डेबिट कर दिए। अब आती है बारी शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल का अभी मैंने आपको यहाँ पे असूल लिखवाया है, यही असूल जो है हमारा कैरी होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्या हो रहा होता है? क्रेडिट हो रहा होता है। ये हमने असूल लिखा, यही असूल हमारा यहाँ पे चलेगा कि हमारी जो फेस वैल्यू है हम हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही लेके चलते हैं। 10 इंटू 5 लाख, तो क्या जवाब आएगा? 5 मिलियन। तो शेयर कैपिटल जो है किसको चार्ज हो जाएगा? 5 मिलियन। ये असूल कभी भी नहीं बदलेगा, ये असूल कभी भी तब्दील नहीं होगा, ये असूल कभी भी चेंज नहीं होगा। ये असूल आपने हमेशा याद रखना है कि ये भाई साहब जो हैं ये हमेशा अपनी फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होते हैं। अब क्रेडिट मेरा हो रहा है 5 मिलियन से, डेबिट मेरा हो रहा है 35 लाख का। अब डिस्काउंट की वजह से हो रहा है ना, बिकॉज 3 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब ये किसको चार्ज होगा? अगर मेरे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है तो ये डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा शेयर प्रीमियम को। अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो फिर ये किसको जाएगा? फिर जो हमारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स होगी ये उसमें जाएगा और हम डिस्काउंट जो है वहाँ पे चार्ज कर रहे होंगे। डायरेक्टली कभी भी हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बना रहे होते। तो रिमेंबर ये जो डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, ये जो हमने दिए होते हैं, ये हमारा शेयर प्रीमियम का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा शेयर इशू करने की जो कॉस्ट वगैरह होती है, जो कमीशंस वगैरह हम पे कर रहे होते हैं, ये भी किसका पार्ट बनती हैं? हमारे शेयर प्रीमियम का पार्ट बन रही होती हैं। तो ये तीसरी टाइप है, तीसरी अहम इकसाम है जो हमने डिस्कस की है, दैट इज शेयर इशू एट डिस्काउंट। कि हम डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? शेयर इशू कर रहे होते हैं। ये सब कुछ क्लियर है? अब है आगे हमारे पास, अब है राइट इशू। राइट इशू बेसिकली वही एंट्री है जो हम यहाँ पास करके आए हैं। जो शेयर इशू एट प्रीमियम या नॉर्मल शेयर इशू वाली है, ये वही एंट्री है जो हम यहाँ पे पास कर रहे होते हैं। मैं आपको राइट इशू की भी एंट्री लिख के दे देता हूँ। राइट इशू बेसिकली क्या होता है, आसान अल्फाज में समझना चाहें तो राइट इशू का मतलब है कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, आप उनको शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उससे कम कीमत के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? आप शेयर्स को इशू कर रहे हैं कम कीमत के ऊपर। देखें इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो हम लेके चलते हैं। एक है हमारे पास पार वैल्यू, एक है मेरे पास पार वैल्यू जिसको हम कह रहे होते हैं जो मेरी फेस वैल्यू है उसकी बात करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये नॉर्मली 10 रुपये होगी या 100 रुपया होगी। एक है मेरे शेयर्स की जो कहलाती है मार्केट वैल्यू, वे है कि आज का दिन ये शेयर मार्केट में कितना है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 25 रुपये, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी की आज के दिन शेयर के मार्केट में कीमत कितनी है? 25 रुपये है। आप क्या कर रहे हैं? आप मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर बेच रहे होते हैं। आप उन्हें कहते हैं भाईजान 25 रुपये का शेयर है, बताओ लेना है? या आप इनको बेहतर वर्ड्स में क्या कहेंगे? आप इसे क्या, आप इन्हें कह सकते हैं कि बाय 2 शेयर्स इन अ प्राइस ऑफ 1, कि एक शेयर की कीमत दें 25 रुपये और आप क्या करें? 2 शेयर्स ले लें। ये कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जी आप शेयर्स हैं हमारे से 15 रुपये का ले लें। या ये कह सकते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यहां पे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं एग्जिस्टिंग का, कि जो आपके मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं आप इनको शेयर दे रहे हैं। तो ये होगा, तो इसका वहां पे ट्रीटमेंट है। देखिए अगर 2 शेयर हैं एक ही कीमत में मिल रहे हैं, इसका मतलब 25 रुपए के 2 शेयर मिले, तो 25 को अगर 2 पे डिवाइड कर दे, एक शेयर कितने का पड़ा होगा आपको? 12.5 रुपीज का पड़ा होगा एक शेयर। अगर बाय 1 गेट 1 फ्री है तब भी यही हिसाब होगा। तो इसकी अगर हमने एंट्री पास करनी हो तो क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए यहाँ आ गया डेबिट, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रेडिट। बैंक जो है, बैंक हमेशा हमारा इंक्रीज होगा किससे? जो हमें अमाउंट मिली है। अगर हमें 2 शेयर्स की अमाउंट 25 रुपए मिली है तो बैंक मेरा 25 रुपए से ही क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल हमेशा हमारा किससे होता है? फेस वैल्यू से। जो फेस वैल्यू 10 रुपए है, मैं 10 इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और ये जो रिमेनिंग है ये कहाँ जाएगा? ये शेयर प्रीमियम में चार्ज हो रहा होगा।
तो ये हमारी एंट्री होती है राइट इशू की। ये राइट इशू की एंट्री ज़रा आप देखें यहाँ पे, और जो यहाँ पे शेयर प्रीमियम की एंट्री जो है वो देखें तो गालिबन सेम है, इसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस जो है हमारा नहीं आ रहा होता। अब आगे चलते हैं। आगे ये है हमारा बोनस शेयर। आखिर जो हमारा इशू रह गया है दैट इज़ बोनस शेयर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, वो हमने यहाँ पर लेके चलना है। बोनस शेयर का ट्रीटमेंट हमने देखना है। देखिए बोनस शेयर की अगर बात करें ना, तो ये भी हम दे रहे हैं एग्जिस्टिंग, ये भी हम जिसको दे रहे हैं, ये भी हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो हमारे मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं इनको दे रहे हैं, बट ये हम इनको फ्री में दे रहे हैं। ये हम इनको फ्री में शेयर दे रहे हैं, इनसे कोई कॉस्ट वगैरह जो है वो हम नहीं चार्ज करते। मतलब मुफ्त में हम क्या कर रहे हैं, मुफ्त में हम इनको चार्ज कर रहे हैं, मुफ्त में हम इनको शेयर दे रहे हैं, तो ये हमारे बोनस शेयर्स कहलाते हैं। ये जब भी बोनस शेयर दिए जाते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हमने उनको ऐसा बोनस के तौर के ऊपर दे दिए हैं, या हमने उनको डिविडेंड देना था, हमने डिविडेंड नहीं दिया, बल्कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड के तौर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम उनको बोनस शेयर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उनको बोनस शेयर्स जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये मेरे क्या कहलाते हैं, ये मेरे बोनस शेयर्स कहला रहे होते हैं। अब इसमें ज़रा ना एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि शेयर होल्डर को हम ये शेयर जो हैं वो मुफ्त में दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहे हैं, ये शेयर्स मुफ्त में मिल रहे हैं। जब मुफ्त में मिल रहे हैं शेयर होल्डर्स तो 1 रुपया भी पे नहीं करेगा। शेयर होल्डर्स जो हैं वो 1 रुपया भी पे नहीं करेंगे, कख भी नहीं देंगे। अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी, इसको ज़रा हमने यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम अपने रिजर्व्स को, जो हमने अपने रिजर्व इकट्ठे किए हुए हैं, हम उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा, कोई रकम कुछ भी नहीं आ रही। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपने बोनस शेयर जो हैं वो दे दिए। अब इसकी एंट्री क्या होगी ज़रा देखिएगा। शेयर प्रीमियम जो है वो हम हमेशा करेंगे क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम हमेशा जो हमारी फेस वैल्यू है, जो हमारी पार वैल्यू है, जो हमारी फेस वैल्यू है, उससे क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। उससे क्या होगा, हम उसको लेकर चल रहे होंगे हमेशा हमेशा। डेबिट किसे करेंगे, यहाँ पे कैश तो हमारे पास आया नहीं है, अमाउंट तो हमारे पास आई नहीं है, रकम तो हमारे पास कोई आई ही नहीं है, तो हम किसको डेबिट करेंगे। रिमेंबर इसमें डेबिट किया जाएगा जो हमारे पास रिजर्व्स हैं। हाँ ये प्रीमियम को लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए था शेयर कैपिटल। माय बैड, माफ़ करना, बहक देता हूँ। तो शेयर कैपिटल जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट किससे करेंगे, अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम अवेलेबल है तो शेयर प्रीमियम डेबिट होगा। अगर शेयर प्रीमियम हमारे पास नहीं है तो फिर क्या होगा, जो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, हम रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। हम किसे करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है हमारी, हम रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट कर रहे होंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारी यहाँ पे डेबिट हो रही होंगी। अब इसमें ना एक चीज़ याद रखिएगा, अमूमी तौर के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हमने डिविडेंड देना था और हमने डिविडेंड नहीं दिया, उसके बदले में अगर हम शेयर्स दे रहे हैं तो वो शेयर प्रीमियम को चार्ज होते हैं, नहीं, वो चार्ज होते हैं हमारे रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड देना था, डिविडेंड के बदले में शेयर दिए हैं, तो वो रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज होते हैं। डिविडेंड के अलावा अगर हमने बोनस दिया है तो वो किसको चार्ज होगा, वो हमारा शेयर प्रीमियम जो है इसको चार्ज हो रहा होगा। तो ये एंट्री जो है वो हमने यहाँ पे लेके चलनी होती है, इसको हम इस तरह से कैरी कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द वे, ये जो है दिस इज़ द एंट्री ऑफ बोनस शेयर, कि बोनस जो है वो हमारे इस तरह से रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर। अभी बोनस को ट्रीट कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगा, यदि 142, 243, 30% बोनस, 40% बोनस, वो सारा आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको बुनियादी एंट्री बता रहा हूँ, ये क्लियर है ना। अच्छा अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली ये राइट ऑफ शेयर होल्डर्स है कि इनको जो प्रॉफिट दिया जाएगा, जो इनको फ़ायदा दिया जाएगा, जो हमने कमाना है, वो कमाई जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा डिविडेंड कहला रहा होता है। अब डिविडेंड जो है ना हमारे पास, मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसमें से दिया जा रहा होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा डिविडेंड कंसिडर हो रहा होगा। अब डिविडेंड जो है वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है।
एक है हमारे पास फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है हमारे पास इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? फाइनल डिविडेंड इज बेसिकली कि आपने इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आपका साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2022 को, ख़त्म हुआ जाके 31 दिसंबर 2022 को। फ्रॉम दिस टू दिस ईयर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर कमा लिया, अब आपने क्या करना है, इसकी रिपोर्ट्स बनानी है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। आपका ईयर एंड तो 31 दिसंबर को हुआ, लेकिन अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अगले साल बनेगी। 3 माह होते हैं नॉर्मली, 4 माह होते हैं, उसमें हमने बनानी होती है। तो अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं जाके फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को आप इसकी बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आप प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर करते हैं। मतलब आप इस तारीख पे, ये जो तारीख आई है आपके पास, ये जो तारीख आई है, इस तारीख पे आप बता रहे हैं कि मेरा 2022 का इतना प्रॉफिट बना था, 2022 का इतना प्रॉफिट मेरे पास आया था। अब ये प्रॉफिट की पेमेंट कब हो रही है? अगर आप पेमेंट करेंगे डिविडेंड की, 22 का प्रॉफिट क्या 23 में पे नहीं हो रहा? जरा बताएं, 22 का प्रॉफिट क्या 23 में पे नहीं हो रहा? तो रिमेंबर, इसकी एडजस्टमेंट 2023 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगी। इसकी एडजस्टमेंट 2023 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगी। तो रिमेंबर फाइनल डिविडेंड हमेशा नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा। फाइनल डिविडेंड हमेशा नेक्स्ट ईयर में जाएगा। इंटरम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? आपका साल शुरू हुआ यहाँ से और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मिड में। ये 31 दिसंबर है। इंटरम की बात कर रहे थे, 1 जनवरी को शुरू हुआ और ख़त्म हुआ जाके 31 दिसंबर को। ये मिड ऑफ द ईयर में, क्या जो हमारे पास मिड ऑफ द ईयर है, साल के दरमियान में अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जिस साल डिक्लेयर करेंगे ये इसी साल क्या हो जाएगा, इसी साल ये पे भी हो रहा होगा। जिस साल डिक्लेयर करेंगे ये इसी साल पे होगा, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसलिए हम इसको उसी साल में ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये रिमेंबर, याद रखिएगा, फाइनल डिविडेंड हमेशा ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में नेक्स्ट में जाएगा और इंटरम जो है वो हमेशा किस में शो हो रहा होगा, वो हमेरा करंट में शो हो रहा होगा। करंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? टाइप्स ऑफ शेयर्स की डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास शेयर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं जो हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स कह रहे होते हैं, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। दूसरे हैं हमारे पास जिसे हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। उसके बारे में देखते हैं। अभी तक जितनी भी हमने बात की है, जितनी भी हमने अकाउंटिंग की है, जितना भी हमने डिस्कस किया था, वो ऑर्डिनरी शेयर्स के मुतालिक था। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मतलब जो डिफरेंस होता है, जिनको प्रेफरेबल ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं, वो किस चीज़ का होता है? बेसिकली इनको जब डिविडेंड दिया जाएगा, वो डिविडेंड जो है वो प्रेफर करके दिया जाएगा। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देने आएगी, कभी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जो सबसे पहले डिविडेंड दिया होगा वो किसको दिया जाएगा? वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको दिया जा रहा होगा। उसके अलावा जब भी कंपनी फ्यूचर में लिक्विडेट होगी, लिक्विडेट होते हुए जो सबसे पहले जिनको लाइक एसेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उस वक्त भी इनके पास जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? वो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट जो है वो हम यहाँ पे लेकर चल रहे होंगे। उसके अलावा इनको जो डिविडेंड मिल रहा होता है नॉर्मली वो फिक्स रेट में जो है वो मिल रहा होता है। एक डिटर्मिनेंट होता है, प्री डिटर्मिनेंट रेट है। तो उस प्री डिटर्मिनेंट रेट के ऊपर इन्हें क्या मिल रहा होगा? डिविडेंड मिल रहा होता है। तो इनको ये प्रेफरेबल ट्रीटमेंट जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं? वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग इज़ डैट कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं, इन्हें हमेशा जो चीज़ मिलती है वो होती है लेफ़्ट ओवर, जो बच जाती है, जो हमारी बाकी होती है, वो इन्हें क्या मिलती है? वो इनको चीज़ मिल रही हो। मतलब अगर प्रॉफिट्स में से फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1000 रुपये का, उस 1000 रुपये में से जो प्रेफरेंस डिविडेंड है 100 रुपया या 200 रुपये जितना ही बनेगा वो हम लेस करवाएंगे। ये जो रिमेनिंग होगा 800 रुपया, ये किसको मिलेगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिल रहा होगा। जब हम कंपनी वाइंड अप करेंगे, वाइंडिंग अप के ऊपर भी पहले हम किसे पे करेंगे? पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहे होंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो किसको पे की जाएगी? वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे की जाएगी। तो हमने लेके चलना होता है। अब नॉर्मली हमने सारी डीलिंग जो है वो किसके मुतालिक करनी है? वो हमने प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक करनी है कि ये हमारी ऑर्डिनरी शेयर्स के मुतालिक करनी है, क्या है क्या नहीं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का भी हमें एक पर्सपेक्टिव जो है वो देखना होगा। हम इसका एक पर्सपेक्टिव लेके चलना होगा कि यार ये हमारे प्रेफरेंस शेयर जो है वो कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, टाइप्स क्या है, वो हमें एक पर्सपेक्टिव पे हमको लेके चलना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप अगर देखें तो इसको भी हमने 2 तरह से डिवाइड किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड डिक्लेरेशन हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूं तो हमारे पास 2 तरह के होते हैं।
एक होते हैं हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे हैं हमारे पास जिसे हम कह रहे होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दूसरे हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिमेंबर, ये चीज़ लिखते जाइएगा, ये साथ साथ अपने नोटबुक के ऊपर आपने ये चीज़ जो है ये नोट डाउन करनी है, इनको रिकॉर्ड करना है। ये जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी। ये क्या होंगे, ये जो आपकी इक्विटी है ये आपकी इक्विटी का पार्ट बन रहे होंगे। मतलब हम इसे शेयर्स के तौर के ऊपर ही क्या कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। डिविडेंड फिक्स होगा, ये सारा कुछ है, बट ये क्या होगा, ये हमारे शेयर्स का पार्ट बनेंगे, ये हमारी इक्विटी में ट्रीट हो रहे होंगे। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये नाम के शेयर्स हैं, बट ये इक्विटी का पार्ट नहीं बनेंगे, ये हमारी जो है वो लाइबिलिटी बन रहे होंगे। अब इसको ज़रा समझिएगा, इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से, मुझे आपने इस चीज़ का रिस्पॉन्ड भी करना है, जवाब भी देना है। एक कंपनी ए है, कंपनी ए जाती है बैंक के पास और बैंक से लोन लेती है 1 मिलियन का। बैंक से 1 मिलियन का लोन लिया, रेट जो है वो कितना है, 10% है, और लोन लिया है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वापस कर देगी। इसका मतलब कंपनी हर साल जब कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बना रही होगी, तो उस वक्त हर साल 1 लाख रुपया क्या कर रही है, वो इंटरेस्ट अपना कॉस्ट चार्ज कर रही है, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में, और 5 सालों के बाद इसको लोन को वापस करना है। तो अगर ये सिनेरियो हो, आप इस सब को लोन ही ट्रीट करते हैं, आप इस सारे को लोन ही समझते हैं ना, ये लोन ही है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इररिडीमेबल का मतलब है जो कभी भी वापस नहीं होंगे। इररिडीमेबल का मतलब क्या है, जो कभी भी वापस नहीं होंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि ये हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए शेयर्स दिए, ठीक है, हम इनको फिक्स रेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद लोग आएंगे, हमें ये शेयर्स जो हैं वो वापस करेंगे, और हम उसे क्या कर देंगे, हम उसको उसके बदले में जो भी अमाउंट बनती है, जो भी रकम बनती है, वो हम उसको क्या दे देंगे, पे कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो आपकी नॉलेज में आ जाए। कंपनी ए ने इशू किए हैं 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एट 10 रुपीज ईच, ठीक है। दे विल गिव अ डिविडेंड एट 10%। शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स। अब इसमें देखें आप, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स दिए 10 रुपए के लिहाज से, तो कंपनी को कितने पैसे मिले हैं, कंपनी को 10 लाख रुपया मिला है। कंपनी हर साल इसके ऊपर फिक्स रेट पे ये डिविडेंड पे कर रही है 1 लाख रुपया, और 5 साल के बाद ये लोग आके कंपनी को शेयर वापस करेंगे और कंपनी इनको ये अमाउंट वापस कर देगी। अब ये कहानी और ये कहानी, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर ये लाइबिलिटी है तो ये भी तो लाइबिलिटी होगी, बिकॉज ये भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, वो भी बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ये भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। बैंक से लोन लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक अरसे के लिए लेते हैं, बाद में हमने बैंक को पे बैक करना होता है। यहाँ पे भी हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, 5 साल के लिए हैं, 5 साल के बाद हमने आवाम को रकम वापस कर देनी है, उनसे शेयर वापस ले लेने हैं। बैंक में भी आप फिक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो सूद होता है, यहाँ पे भी आप फिक्स एक परसेंटेज में डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम है। तो इसलिए जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये किसका पार्ट बनते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं, ये कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। और जिसके ऊपर हम डिविडेंड पे कर रहे होते हैं, ये एक्चुअल में डिविडेंड नहीं होता, बल्कि ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट होता है, ये मेरा इंटरेस्ट होता है, इसको हम एज इंटरेस्ट के तौर के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। अब अगली टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स की, उसको ज़रा हम देखते हैं, वो है क्यूमुलेटिव। ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स की ये वाली टाइप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है जी हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे हैं हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे हैं हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वाली चीज़ जो है ये डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पास पेपर्स आपके साथ शेयर करूँगा उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको समझ आएगी कि यार ये प्रैक्टिकली पेपर के पर्सपेक्टिव से ये वाली टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? अब इस चीज़ को ना ज़रा फोकस होकर सुनिएगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में बुनियादी तौर के ऊपर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे है डिफरेंस डिविडेंड की पेमेंट का। देखें, कंपनी जो है वो पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है और फिर जो है वो डिविडेंड की क्या करती है, पेमेंट कर रही होती है। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही ना किया हो तो कंपनी डिविडेंड पे भी नहीं करते। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ना आप ये बात लिख लें कि व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी साल हम क्या करेंगे, उसी साल इसका ट्रीटमेंट जो है वो
जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस साल ही हम इसका ट्रीटमेंट लेंगे, उस साल ही हम उसको डिविडेंड पे कर रहे होंगे। नो डिविडेंड डिक्लेयर, अगर आपने कोई किसी किस्म का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो हम उसके वक्त भी कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, हम कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं लेंगे। ये बात समझ आई? इसमें क्या है, इसमें अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ये हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें तो है ना, देखें फॉर एग्जांपल, अगर 2020 में डिविडेंड नहीं दिया, ख़त्म। अगर 2021 में डिविडेंड नहीं दिया, ओके। 2022 में डिविडेंड नहीं दिया, ओके। अगर 2023 में डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इस नॉन कम्युलेटिव में सिर्फ 2023 का ही ट्रीटमेंट होगा, सिर्फ 2023 का ही ट्रीटमेंट जो है वो लिया रहेगा। मतलब जिस साल जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे सिर्फ वही पे किया रहेगा। जो माजी का डिविडेंड है अगर वो नहीं डिक्लेयर किया तो वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वो आपको नहीं मिलना, वो आपको नहीं मिलना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखें कि अगर 2020 है और 2020 में अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ओके। 2021 में भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ओके। 2022 में भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ओके। अगर 2023 में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो 2023 में क्या होगा, इन 3 सालों का और ये वाला इन 4 सालों का इकट्ठा डिविडेंड जो है वो पे किया जाएगा। तो ये है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें हम डिविडेंड को जमा कर रहे होते हैं। तो पेपर में हम क्या देखते हैं, पेपर में हम देख रहे होते हैं कि क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। देखिए पेपर में वो स्पेसिफाई करेगा कि ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे तो हम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लास्ट में लेके चलेंगे। इसका सवाल में एक ट्रीटमेंट याद रखिएगा कि अगर उसने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गिवन कर दिया, अब वो कुछ बोले या ना बोले, हमने डिविडेंड का ट्रीटमेंट हमेशा लेना है। ये मैंने बात आपको आगे जाके ईपीएस में नहीं बतानी, ईपीएस के पर्सपेक्टिव से ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। देखिए कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या था, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर एग्जामिनर कुछ भी ना कहे ना, हमने डिविडेंड का फिर भी ट्रीटमेंट लेना है। क्यों? बिकॉज हम डिविडेंड पे करें या ना करें, हम उसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। जब पे करेंगे, जिस साल पे करेंगे, हम सारा ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो क्यूमुलेटिव का तो भाईजान ये होता है बीच में। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या क्या होता है, जिस साल हम डिक्लेयर करेंगे उसी साल पे करेंगे, जिस साल डिक्लेयर नहीं किया उस साल हम पे नहीं कर रहे होंगे। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक। ये सबको क्लियर है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, कि जो ओनर और कंपनी के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है वो तो शेयर्स के मुतालिक है। अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो ओनर शेयर बाय करेंगे, ओनर का शेयर कैपिटल बढ़ेगा, कंपनी के पास बैंक आएगा। तो ये जो है ये बिटवीन ओनर एंड कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शन जो हो रही होती है। इसमें हमारे पास ऑर्डनरी शेयर्स है, वो इन्वेस्टमेंट होती है बाय शेयर होल्डर्स। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स देखा, इररिडीमेबल शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल शेयर्स होते हैं। इररिडीमेबल शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, रिडीमेबल शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पर हम इसे ट्रेड कर रहे होते हैं। और शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो भी हमारे पास टाइप ऑफ शेयर है उसकी टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रही होती है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो शेयर्स के ऊपर हमने क्या पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है। हमने क्या करना होता है, पे डिविडेंड पे करना होता है। अब एक चीज़ ना यहाँ पे बच्चों के, मैं मतलब FAR 2 में बच्चों को देख रहा होता हूँ तो वो बड़ा ब्लैंक और बड़ी ब्लेंडर मार रहे होते हैं। समटाइम्स वो क्या करते हैं, जब वो डिविडेंड का रेट लगाते हैं तो वो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर रेट लगा देते हैं। दैट इज़ गलत। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी कहती है कि कंपनी 10% डिविडेंड पे करेगी, तो ये जो जिस दिन डिविडेंड पे हो रहा होगा उस दिन जो शेयर कैपिटल होगा, जो शेयर कैपिटल की अमाउंट होगी उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ये डिविडेंड जो है वो लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और 10 रुपये का एक शेयर है फेस वैल्यू, तो शेयर कैपिटल के साथ कितना बनेगा, 1 मिलियन का। अगर कंपनी कहती है कि मैंने 7% डिविडेंड पे करना है तो हम इस शेयर कैपिटल, ये जो मेरे पास शेयर कैप है इसका 7% लेंगे, जो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 70,000। 70,000 जो है वो डिविडेंड कंपनी पे कर रही होगी। तो ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो अमूमन क्या कर रहे होते हैं लोग, जो है वो गलती कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड का ऑर्डर होता है। जब भी हमने डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड सबसे पहले हम पे करेंगे जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी पहले जाएगा आपके पास क्यूमुलेटिव वालों को, उसके बाद आनी है हमारी नॉन क्यूमुलेटिव वालों की, उसके बाद जो बचेगा डिविडेंड वो किसके पास जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों के पास जाएगा। कम्युलेटिव वालों का डिक्लेयर हो या ना हो, हमने अगर कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव पे हमने ऑलवेज ट्रीटमेंट जो है वो लेना ही लेना है। नॉन कम्युलेटिव जो है जब वो डिक्लेयर होगा हम उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट लेंगे, अदरवाइज़ जो है हम उसे क्या कर रहे होंगे, अदरवाइज़ हम उसको इग्नोर कर रहे होंगे। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया।
उसके बाद जो डिविडेंड की दो टाइप्स हैं हमें पता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर होगा, तो जिस साल डिक्लेयर होगा उसी साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। और फाइनल डिविडेंड हमेशा साल के एंड पर डिक्लेयर होगा और वो अगले साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। ये भी सारी हमने डिस्कशन कर ली हुई है। उसके बाद शेयर कैपिटल के मुतालिक ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये पे सर आपने इसको रीड ही करना है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है कि ये वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल की अमाउंट है जो हमने कंपनी को अलाउ की हुई है कि आप इतना शेयर कैपिटल जो है वो क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं अपने थ्रू आउट लाइफ में। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है कि उसमें से कंपनी ने अभी तक कितना इशू किया है वो हमारे पास क्या होगा, वो मेरा इशूड शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद सब्सक्राइब के जो कंपनी ने इशूड शेयर कैपिटल किया है उसमें से इन्वेस्टर्स ने कितनी अमाउंट अभी तक ले ली है, कितना शेयर ले लिया है, वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा। और पेड अप क्या होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो जाती है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें देखी हैं। उसके बाद शेयर प्रीमियम, ये भी हमने पढ़ लिया। शेयर प्रीमियम क्या होता है कि शेयर को उसकी वैल्यू से महंगा बेचना, ऊपर वाली अमाउंट पे बेचना, ये शेयर प्रीमियम होता है। और रिडेम्पशन क्या होता है, रिडेम्पशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस राइट नाउ। रिडेम्पशन क्या होता है कि अपने ही शेयर जो है जो आपने कंपनी इशू किए हैं उनको वापस ले लेना, ये हमारा क्या कहलाता है, रिडेम्पशन कहला रहा होता है। फिर बोनस शेयर्स के बारे में पढ़ा था कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री में शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो बोनस शेयर देते हैं। इसमें बेसिकली क्या कंपनी कर रही होती है, इसमें कंपनी जो अपने रिजर्व्स हैं, जो कंपनी के रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करवा रही होती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा बोनस शेयर कहला रहा होता है। और राइट इशू क्या होता है, राइट इशू आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर शेयर दे रहे होते हैं, ये हमारे राइट इशू कहला रहे होते हैं। अब ये सारी एंट्रीज भी हम देख आए हैं। अगर हम नॉमिनल वैल्यू पे फेस वैल्यू से इशू कर रहे हो क्या एंट्री होगी, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, बैंक डेबिट 1 मिलियन से, शेयर कैपिटल 1 मिलियन से क्रेडिट होगा। और सोल जो है शेयर कैपिटल हमेशा किसके ऊपर होता है, जो हमारी फेस वैल्यू होती है शेयर कैपिटल हमेशा उसी से क्रेडिट हो रहा होता है। अगर प्रीमियम पे है मतलब 1 लाख शेयर जो हैं 10 रुपये का एक है, अगर 27 रुपये के इशू किए हैं तो बैंक हमारा टोटल अमाउंट से होगा। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख को अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 लाख से मेरा बैंक जो है वो डेबिट होगा। शेयर कैपिटल हमेशा मेरा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। अगर मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 मिलियन बनता है, ये मेरा शेयर कैपिटल होगा। और जो रिजल्टेड है रिमेनिंग है वो कहाँ जाएगा, शेयर प्रीमियम पे। ये भी हमने एंट्री जो है सीखी हुई है। फिर डिस्काउंट पे हमने देखा था कि डिस्काउंट ऑन शेयर जो है वो हम प्रीमियम पे और रिटेन अर्निंग पे चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये हमारी सारी थी ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब हम बात करेंगे नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर, जिसको हम लेकर चल रहे। अब इसमें कुछ रिजर्व्स वगैरह की बात करेंगे, रिजर्व्स क्या होते हैं क्या नहीं होते उसको जरा देखेंगे। ये चीज़ है ना कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, जरा इस चीज़ को देखिएगा, इस इक्वेशन को जरा देखिएगा क्या है क्या नहीं है। देखिए एक है हमारे पास, जब इक्विटी की बात कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं, ए बी और सी। शेयर कैपिटल की क्या हमारे डिटेल डिस्कशन होगी कि शेयर कैपिटल क्या है क्या नहीं है, इसकी डिटेल डिस्कशन होगी हमारी, सबको समझ आ गई है क्या होता है क्या नहीं होता। अब जो सेकंड कंपोनेंट है वो है रिजर्व्स का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व, मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व्स जो है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक है हमारे पास कैपिटल रिजर्व और दूसरे हैं हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व। देखिए रेवेन्यू रिजर्व्स वो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इन रिजर्व्स में से जो हमारे पास शेयर होल्डर्स होंगे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उनको पेमेंट कर सकते हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें से हम रकम तकसीम कर सकते हैं। और जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होते हैं ये कैपिटल रिजर्व है, इसमें से हम कभी भी कोई चीज़ नहीं देंगे शेयर होल्डर्स वगैरह को। इसमें आता है शेयर प्रीमियम और आता है रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है हम आगे जाके अगले वीक में बाई 16 पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता। बस यहाँ पे सिर्फ आपने याद रखना है कि हमारे पास 2 तरह के रिजर्व है, एक है हमारे पास शेयर प्रीमियम और दूसरा है हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें से कभी भी कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। हाँ जो बाकी रिजर्व्स हैं जैसे रिटेन अर्निंग हो गई, जनरल रिजर्व हो गए, या किसी एसेट के लिए, किसी एक्सपेंस के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए हमने रिजर्व रखे हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, उसमें से हम अमाउंट जो है वो दे सकते हैं। जैसे डिविडेंड वगैरह की पेमेंट जो है वो रेवेन्यू रिजर्व से हो रही होती है, मतलब रिटेन अर्निंग से हो रही होती है। अब दूसरा हमारे पास है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग्स जो है ज़रा इसका मैं टी अकाउंट बना देता हूँ आपको, इसका लेजर अकाउंट ज़रा मेरे से देख लीजिएगा। रिटेन अर्निंग्स क्या होते हैं, हमारे रिजर्व्स हैं, हम अपने प्रॉफिट्स कमाते हैं, प्रॉफिट्स में से अमाउंट साइड पे करते जाते हैं, फिर उसी में जब डिविडेंड पे करना होता है हमने डिविडेंड पे करना होता है। तो ये रिटेन अर्निंग का हमारे पास अकाउंट बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेबिट साइड, ये आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट साइड। अब जो भी हम पैसे कमा रहे हैं उसको हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ये है और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ये है। फिर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, जो फॉर द ईयर हम कमाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, वो कहाँ आता है, रिटेन अर्निंग में आ रहा होता है। हम रिटेन अर्निंग में जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाएंगे वो किस में डाल देंगे, रिटेन अर्निंग में डाल रहे होंगे।
फिर हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बात बताऊंगा ट्रांसफ़र की। इसकी रीज़न जो है वो मैं जाके आपको IAS 16 में बताऊंगा। एक 3-4 दिन के लिए अपने आप को आपने होल्ड रखना है रीजनिंग के लिए भी। बस ये याद रखना है कि हम हर साल रीवैल्यूएशन से उठा के रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये होगा जी ट्रांसफ़र फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस। जो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफ़र करेंगे वो हमारा जो है यहाँ पे आ रहा होगा। उसके अलावा जो रिटेन्ड अर्निंग से किसी दूसरे रिजर्व में हम देख रहे होंगे, हम कोई स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं किसी एसेट्स के लिए, तो वो सारा कुछ जो है हमारा यहाँ पे जा रहा होगा। तो जो अदर रिजर्व में हम मूवमेंट कर रहे होंगे रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे निकाल के, वो हम यहाँ पे दे देंगे। और जो डिविडेंड वगैरह है, डिविडेंड वगैरह की पेमेंट भी जो है वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं। देखिए, अगर हम बोनस शेयर दे रहे हैं, अगर आपको याद हो हमने बोनस की बात की थी, अगर हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं और बोनस को हम एज आ डिविडेंड के तौर के ऊपर दे रहे हैं, हम बोनस को एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर दे रहे हैं, तो बोनस शेयर्स जो हैं वो भी किस में से इशू होंगे, रिटेन अर्निंग से होंगे। मैं बोनस एज अ डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ इशू होगा, वो यहाँ से इशू हो रहा होगा। उसके अलावा अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वो भी किस में से होगा, रिटेन अर्निंग में से हो रहा होगा। तो ये आपके सामने एक फुल फ्लैज जो है वो रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो है आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस डिविडेंड के बारे में ज़रा याद रखिएगा कि जब हम डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि मेरे पास आ जाएगा डिविडेंड का एक हम टी अकाउंट बनाते हैं, वो होता है हमारे पास डिविडेंड पेएबल का। हम एक टी अकाउंट बनाते हैं डिविडेंड पेएबल का, उसमें आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, हमारे पास डिविडेंड पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो। ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, यहाँ पे जो इन्होंने अनाउंस किया वो हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर जो डिविडेंड हमने एक्चुअल में पे किया होगा, डिविडेंड पेड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकल रही होती है नॉर्मली। तो ये दो अकाउंट जो है ये आपस में इंटरलिंक अकाउंट है, इन्हें क्या करना होगा, इन्हें आपको देखना होगा। ये टी अकाउंट्स जितनी मैंने आपको बताई है ना, ये बातें नोट कर लो। ये बातें आपकी यहाँ भी काम आनी है, ये बातें आपकी ईपीएस में भी काम आनी है, और जब मैं कैश फ्लो करवा रहा हूँ तो वहाँ पे जो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ पे भी ये चीज़ काम आ रही होगी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से मैं बार बार एक चीज़ लाइक इस सेशन में आप लोगों के साथ रिपीट नहीं करूँगा। अगर मैं आपको आज लॉजिक समझा रहा हूँ, आज मैं आपको अकाउंट समझा रहा हूँ, तो मैं आगे जाके इस अकाउंट को कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो इसको नोट कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बताएं। चलें जी, आगे हमारी सारी डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने ये कैपिटल रिजर्व की बात कर दी है, ये हमने पता है क्या होते हैं क्या नहीं होते। शेयर प्रीमियम जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसकी डिस्कशन हमने कर ली कि क्या है क्या नहीं है। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, जब हम नॉन करंट एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, तो अब उसकी वजह से जो हमारा सरप्लस आ रहा होता है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस कहला रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एसेट 10 का था, उसकी कीमत 10 से बढ़ के 15 होगी, तो जो 5 रुपये का इजाफा आया है, ये आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस कहला रहा होता है। इसकी डिस्कशन IAS 16 में है, क्योंकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी एंट्री होगी, जो इसकी एडजस्टमेंट होगी, हम उसी को लेकर चल रहे होंगे। प्रीमियम हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता, ये हमने डिस्कस कर ली हुई है। अच्छा, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये जो आपको यहाँ पे 3 बुलेट्स नज़र आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि शेयर प्रीमियम का यूज़ क्या है, या बताएं कि शेयर प्रीमियम में से कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं हम चार्ज कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी तक कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हैं आपके बिजनेस स्टार्ट करने के, वो आप शेयर प्रीमियम से निकाल सकते हैं। अगर आपने शेयर इशू किए हैं, अगर आप इशू शेयर्स कर रहे हैं, तो जो भी आपने कमीशन पे किया है, डिस्काउंट वगैरह पे किया है, मतलब जो आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है, वो आप शेयर प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप शेयर रिडेम्पशन कर रहे हैं और रिडेम्पशन की अगर आप कोई प्रीमियम को इजाफा वगैरह पे कर रहे हैं, तो वो इसमें से हो जाती है। और बोनस इशू जो है वो भी हम इसमें से दे रहे होते हैं। तो दिस इज द फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि अगर हमने शेयर प्रीमियम में से एक्सपेंसेस चार्ज करने हो, तो कौन कौन से किस किस तरह के एक्सपेंसेस जो है वो हम इसमें से चार्ज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसको रीड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने भूलना नहीं है, बिकॉज आपको पेपर में थ्योरी आनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये 4 बुलेट्स जो है ये आपको याद रहनी चाहिए। रेवेन्यू रिजर्व्स वो जिसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व वगैरह ये हमने देख ली है। रिटेन अर्निंग का मैंने आपको भी टी अकाउंट बना के सिखा दिया कि टी अकाउंट क्या होता है। जनरल रिजर्व फ्यूचर लॉस वगैरह को रखने के लिए हमने किए होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये हमारी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजेक्शन जो है वो कहला रही होती है। अब मैं कुछ सवाल वगैरह आपसे सॉल्व करवाता हूँ, इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, हम एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं, क्या है कैसे है और किस तरह से हम इन चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं, हमने इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है, क्या है कैसे है किस तरह से है वो हमने यहाँ पे देखना है। कहता जी, अदील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। मैंने को पहले कहा था कि जहाँ पे भी रुपीज़ का वर्ड आ जाएगा ये बैलेंस को शो कर रहा है। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है, 100 रुपये का एक शेयर है। दिस वन इज नोन एज फेस वैल्यू, दिस वन इज नोन एज पार वैल्यू, ये हमें शो हो रही है। टोटल कितना है 600 मिलियन। रिटेन अर्निंग कितनी है 15 मिलियन की। कहता है जी, ऑन 16 अप्रैल 2023 AL मेड अ 20% राइट इशू एट पार वैल्यू। कि जो पार वैल्यू है उसके ऊपर ही उसने क्या कर दिया, राइट इशू कर दिया। इशू कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन की ऑल्सो इनकर हुई है। तो हमने क्या करनी है, इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। अब देखिए उसने कहा है 20% शेयर इशू किए हैं। अब ये जो परसेंटेजेस होती है ना, ये बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करती हैं
इस तरह के सवाल ना सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला याद कर लें, समझ लें। वो है जी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, अब आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल है 600, पार वैल्यू है 100 की। शेयर्स कितने इशू किए हैं आपने, 6 मिलियन, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको मिलियंस में लिखूं तो टोटल शेयर्स कितने इशू किए हैं, 6 मिलियन इशू किए हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? बिकॉज मुझे आपको यही चीज़ समझानी है कि ये वर्किंग हमने कैसे निकालनी होती है। अगर आपको ये वर्किंग समझ आ जाएगी, आपका ये टॉपिक जो है वो डन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डन एंड डस्टेड आप कह सकते हैं। इवन इसको बाद में रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। अब हमने क्या किया है, हमने 20% शेयर इशू किए हैं। तो इस नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास, इसका 20% लें, क्या आता है जवाब, 1.2। इसका मतलब है हमने 1.2 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं। ये किसको शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ शेयर्स को, कि हमने 1.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं। अब एंट्री हमने पास करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा जी बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने शेयर्स हैं जी, 1.2 मिलियन। एक शेयर कितने का है, 100 का है। तो टोटल कितने से डेबिट हो जाएगा, 120 मिलियन से डेबिट हो जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये हमेशा फेस वैल्यू से ही होता है। तो ये आ जाएगा जी 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये कितने पे आ जाएगा, ये 120 मिलियन के ऊपर आ रहा होगा। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ये चार्ज हो जाएगी हमारी, क्या, बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और ये रिटेन अर्निंग जो है ये हमारी डेबिट हो रही होगी। नेक्स्ट सवाल करते हैं, कहता है जी अकील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। साल के शुरू में ये इसके बैलेंसेस हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये है, शेयर प्रीमियम ये है, रिटेन अर्निंग ये है। ऑन 1 अगस्त 2023 एएल मेड राइट इशू किया है 144 शेयर्स। अब ये 144 शेयर्स को, इस स्टेटमेंट को समझना है कि जिस बंदे के पास 4 शेयर्स थे उसको हमने क्या दे दिया है, 1 शेयर दे दिया। अगर आप इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और किस कीमत के ऊपर दिया है आपने, 150 रुपए के ऊपर क्या किया है आपने, इसको इशू किया है। और इशू कॉस्ट आपकी इनकर हुई है 5 मिलियन। तो हमने क्या करनी है, हमने इसकी जनरल एंट्री जो है वो पास करनी है। अब ये जो सवाल था ना, बच्चा कहता है सर मुश्किल है, हो ही नहीं रहा ये वो। मैंने आपको कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं, मैंने आपको फिर जो है वो फॉर्मूला पे लेके जाना, शॉर्टकट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर लॉजिक पे लेके जाऊंगा। लिखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शेयर कैपिटल को डिवाइड करें आप अपनी फेस वैल्यू से, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, कि हमारे पास आज इस वक्त मौजूद शेयर्स कितने हैं। बिकॉज यही फॉर्मूला मैंने आपसे जाके इस्तेमाल करवाना है ईपीएस में। शेयर कैपिटल है हमारे पास, देखो 600 मिलियन का प्रो, हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है, 100 की है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 6 मिलियन के। अब इसके ऊपर आ गया ये परसेंटेज लगा दो, 1/4 है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या जवाब आता है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हम इशू कर रहे हैं एज अ बोनस, एज अ क्या कहते हैं 1.5। तो 1.5 मिलियन दीज आर इशू शेयर, इतने शेयर जो है वो हम इशू कर रहे हैं। एंट्री पास करनी है। अब देखिए अब मेरी एंट्री पास करना जो है वो आसान हो गई है, प्रीमियम भी एग्जैक्ट आ जाएगा, बैंक भी एग्जैक्ट आ जाएगा, सब कुछ मेरे पास एग्जैक्ट आ जाएगा। अब चूंकि मैंने बैंक को करना है डेबिट, मुझे पता है मैंने कितने शेयर दिए, मैंने 1.5 शेयर दिए हैं। कितने का एक शेयर था, 150 का एक शेयर था। तो बताएं क्या जवाब आएगा, 1.5 इंटू 150, 225। ये बैंक डेबिट हो गया। मुझे पता है कि शेयर कैपिटल हमेशा किससे होगा, क्रेडिट फेस वैल्यू से। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, ये 150 से आ जाएगा। रिमेनिंग कहाँ जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट चली जाएगी बैलेंस करने, वो कहाँ जाएगी, शेयर प्रीमियम में जा रही होगी 75 रुपीज़ की। तो ये हम इसकी एंट्री इस तरह से पास कर रहे होंगे। और जो ये इशू कॉस्ट हुई है इनकर, इशू कॉस्ट की एंट्री अगर हम पास करना चाहें, अगर हमारे पास प्रीमियम हो तो प्रीमियम से चार्ज होगा। तो इसमें से शेयर प्रीमियम जो है वो 5 मिलियन से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने पेमेंट अगर कर दी है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं की तो पेएबल आ जाएगा। तो ये हमारी इशू कॉस्ट की एंट्री पास हो रही होगी। खैर कहता है जी अरमा लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, और रिटेन अर्निंग यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब लॉस है, यहाँ पे लॉस चल रहा है। ऑन 11 दिसंबर 2023 एएल इशूड 3 लाख शेयर एट 90 रुपीज़ ईच। अब डिस्काउंट पे, मतलब फेस वैल्यू से भी कम है, आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी। किससे, रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेके डिस्काउंट में इशू कर दी है। और इशू कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, 2 मिलियन की इशू कॉस्ट भी इनकर हुई है। हमने जनरल एंट्री जो है इसकी पास करनी है। अब देखिए इस सवाल में मुझे एग्जैक्ट चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो जो मैंने यहाँ पे सारी वो कैलकुलेशन की थी फॉर्मूले वाली, वो मुझे करने की जरूरत अब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम करेंगे डेबिट, यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट। अब बैंक की बात करेंगे तो बैंक आ जाएगा हमारे पास, कितने शेयर्स हैं, हमने शेयर्स इशू किए हैं 3 लाख। इस शेयर्स की कितने के पे किए हैं हमने, 90 रुपये के हिसाब से। तो बैंक डेबिट किससे होगा, 27 मिलियन से। 27 मिलियन से हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा।
देखें शेयर कैपिटल हमारा हमेशा क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से, तो 100 इंटू 3 लाख करेंगे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा दैट इज 30 मिलियन। 30 मिलियन से यहाँ पे हो जाएगा, तो हमने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट होगा, इसको हम शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग को चार्ज करेंगे। क्योंकि प्रीमियम मौजूद है तो ये हम किसको चार्ज कर देंगे, शेयर प्रीमियम को चार्ज कर रहे होंगे। और जो इशू कॉस्ट हमारी इनकर हुई है ये भी हम किसको चार्ज करेंगे, ये शेयर प्रीमियम जो है इसको हम क्या करेंगे 2 मिलियन की यहाँ पे इशू कॉस्ट करेंगे, और बैंक जो है वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मिलियन का आ रहा होगा। तो इस तरह से हम डिस्काउंट की एडजस्टमेंट जो है कर रहे होते हैं। कहते हैं जाजिब लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल जो है 600 का है, शेयर प्रीमियम 300 का है, रिटेन अर्निंग 285 की है। ऑन 5 फरवरी 2023 दे मेड अ बोनस इशू वो 145 ऑलरेडी हेल्ड। ये बोनस इशू किया है और एज अ डिविडेंड नहीं दिया। अगर एज अ डिविडेंड दिया हो तो मैं रिटेन अर्निंग में जाऊंगा। अब इसको मैंने क्या करना है क्या नहीं करना वो देखते हैं। अब चूंकि यहाँ बोनस है तो मुझे फ्रैक्शन चाहिए, वही मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 600 मिलियन है, फेस वैल्यू मेरे पास 100 की है, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। मैंने 1/5 किया है तो क्या जवाब आएगा 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं वो मैंने एज अ बोनस के तौर के ऊपर दिया। मतलब बोनस की अगर बात करूं तो बोनस के लिए मैंने कितने शेयर इशू किए हैं 1.2 मिलियन शेयर जो हैं वो इशू किए हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। अब इसमें बैंक तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे क्रेडिट शेयर कैपिटल को 1.2 मिलियन इंटू फेस वैल्यू। तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा 1.2 इंटू 100 120 मेरे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल। बाकी किसको चार्ज करेंगे हम स्ट्रेट, क्योंकि ये ऐसा बोनस है प्रीमियम है तो हम किसको चार्ज कर देंगे, शेयर प्रीमियम को चार्ज कर देंगे 120 को। तो हम इसको इस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। उसके बाद है जी लिमिटेड। अब ये वही प्रेफरेंस और नॉन प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात यहाँ पे हम लेके आएंगे, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स वाली जो है उसकी बात करते हैं। जी लिमिटेड जेडल हैज फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 600 मिलियन के हैं। इररिडीमेबल ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये रिडीमेबल होते तो ये लाइबिलिटी का पार्ट बनते, क्योंकि इररिडीमेबल है तो ये इक्विटी का पार्ट बनेंगे। 400 मिलियन का शेयर है और एक शेयर कितने का है 1000 रुपये का है। शेयर प्रीमियम कितना है 300 का है और रिटेन अर्निंग कितनी है 285 की है। कहते हैं द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इनकी बात कर रहा है एंटाइटल टू 20% कम्युलेटिव डिविडेंड इन एरियर्स, कि इनको कम्युलेटिव डिविडेंड मिलना है इन एरियर्स। हाउएवर नो डिविडेंड वाज पेड और पेड ड्यूरिंग द ईयर, हालांकि हमने कोई किसी किस्म का डिविडेंड जो है वो पे नहीं किया। जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी क्या नहीं होगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि जर्नल एंट्री है डिविडेंड के मुतालिक है तो वो हमेशा शेयर कैपिटल पे लगती है। किसे मिलेगी शेयर कैपिटल पे, तो मेरे पास शेयर कैपिटल है 400 का, रेट क्या है 12% है, तो कितना जवाब आएगा 48 आएगा ना। हाँ, तो हम करेंगे डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। क्योंकि ये डिविडेंड है, डिविडेंड चार्ज होगा हमारा रिटेन अर्निंग में से, तो 48 मिलियन से रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी। क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि कम्युलेटिव है, पेएबल तो आना ही आना फिर भी, तो ये मेरे पास आ जाएगा डिविडेंड पेएबल, और ये कितने पे आ रहा होगा 48 मिलियन के ऊपर आ रहा होगा। इज दैट क्लियर। जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है हमारे पास, हमने इसके ऊपर रेट लगा दिया कि मेरे पास 400 मिलियन का कैपिटल था, 48% का हमने इसके ऊपर रेट लगाया, सॉरी 12% का हमने इसके ऊपर रेट लगाया, तो 48 मिलियन जो है वो मेरे पास आ गया, डिविडेंड मेरा पेएबल कंसिडर हो रहा है। ये वाला सवाल आप लोगों ने खुद करना है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने खुद करना है, बिकॉज जितने मैंने सवाल करवा दिए हैं अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये वाला सवाल करवाता हूँ। जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 के 31 दिसंबर 2023 को जो हम ईयर एंड कर रहे हैं हमने उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। कहता है जी मारिया लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 600 मिलियन का है, प्रीमियम 300 मिलियन का है, रिटेन अर्निंग 285 मिलियन का है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज अवेलेबल। ओके, एक हमारे पास इंटरम कैश डिविडेंड है। इंटरम का मतलब है साल के मिड में। देखें साल शुरू हुआ 1 जनवरी को, साल खत्म होगा 31 दिसंबर को, इसके मिड में दरमियान में डिक्लेयर हो रहा है, ये मेरे पास इंटरम कैश डिविडेंड है। दूसरा है मेरे पास फाइनल बोनस डिविडेंड जो इस साल के एंड के ऊपर है बट ये अगले साल जाएगा। यहाँ पे सवाल में पढ़ें ये कैश की बात हो रही है, ये कैश मिलेगा, ये बोनस की बात हो रही है, ये बोनस शेयर मिलेगा, तो हमें देखना है यहाँ पे हमारे पास ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023। हमने इस साल की एंट्री करनी है, तो 31 दिसंबर 2022 को हमने 10% इंटरम डिविडेंड दिया, उस साल ही वो ट्रीट हो गया था, अब इस साल इसका ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। हाँ, पिछले साल 20% हमने फाइनल बोनस डिविडेंड दिया था, तो इस साल तो वो उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए, वो 22 का फाइनल 23 में ट्रीट होगा। फिर 23 में हमने क्या किया है 12% कैश डिविडेंड दिया है और 15% क्या दिया हमने फाइनल बोनस डिविडेंड। जो फाइनल डिविडेंड 23 का है इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे जाके होगा 2024 में होगा। उसका क्या डिक्लेयर जो है वो हम डिविडेंड करते हैं 17 अगस्त को इंटरम, और फाइनल डिविडेंड जो है 25 अप्रैल को हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ये सवाल है, इस सवाल को रीड करके मुझे बताएं समझ आती है, एक अच्छा सवाल है, हमने देखना है क्या है कैसे है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। अब देखें मैंने एंट्री करनी है पास इस साल 25 अप्रैल 2023 को, बिकॉज 2022 का फाइनल डिविडेंड इस साल सबसे पहले पे हो रहा है 25 अप्रैल 2023 को, उसने बता दिया।
अब ये है बोनस डिविडेंड और 20% है तो मुझे बोनस तो निकालना पड़ेगा। अब मुझे वापस उसी फॉर्मूला पे आना पड़ेगा जो मैं आपको तब का सिखा रहा हूँ या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है जी हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, वो कितना हमारे पास मौजूद है 600 मिलियन का। इसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से तो मेरे पास आ जाएंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 6 मिलियन। इसका दिया है हमने 20% एज अ बोनस के तौर के ऊपर कितने शेयर्स दिए हैं 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमने एज अ बोनस के तौर के ऊपर दिए हैं। अब हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल जो है वो हमारा इंक्रीज होता है हमेशा फेस वैल्यू से 1.2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा, ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 120 से। फिर मैंने यहाँ पे करना है किसको, शेयर प्रीमियम मौजूद है नहीं, यहाँ पे क्या है अगर मैं प्रीमियम करूँगा गलत हो जाएगा, ये बोनस है, ये बोनस है और डिविडेंड है। तो हम प्रीमियम को चार्ज नहीं करेंगे बल्कि हम ये चार्ज कर देंगे किसको, जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको चार्ज करेंगे। कितना चला जाएगा 120 जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। ये हमारे पास हो गया डन। अब गौर कीजिएगा हाजरीन और नाजरीन, मेरे पास इस बोनस से पहले शेयर्स थे 6 मिलियन, मैंने 1.2 मिलियन के मजीद शेयर्स दे दी तो अब मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हैं 7.2 मिलियन। 7.2 मिलियन मेरे पास टोटल शेयर्स हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो अब मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना बनता है 720 मिलियन बनता है। बोनस इशू करने से पहले 6 मिलियन शेयर थे, 1.2 मिलियन एज अ बोनस शेयर के ऊपर दिए, टोटल मेरे पास शेयर्स कितने हो गए हैं 7.2 मिलियन। एक शेयर 100 रुपये का है तो अब मेरा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है 720 मिलियन का है। अब मेरे पास ये है तारीख 17 अगस्त की। 17 अगस्त को मैंने इंटरम डिविडेंड जो है वो पे करना है और डिविडेंड हमेशा लगता है एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के ऊपर। तो शेयर कैपिटल मेरे पास आ जाएगा कितना मौजूद है 720 मिलियन, इसका हमने देना है कितना 12%। तो 720 मिलियन का 12% कितना आएगा 86.4 86 पॉइंट सॉरी ये है कैश डिविडेंड, सॉरी कैपिटल नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, कैपिटल नहीं आएगा। इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये करना है ये रिटेन्ड अर्निंग में से जाएगा, डिविडेंड है मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 720 का था, 12% उसके ऊपर रेट है, ये आ जाएगा 86.4 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी। अभी डिविडेंड पे है, अगर पेएबल है तो डिविडेंड पेएबल आ जाएगा, अगर पे कर दिया है तो बैंक आ जाएगा 86.4 से, तो ये हमारा डेबिट हो रहा होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर डिस्कस आउट कर लिया है। उसके बाद एक छोटा सा एंट्रीज देख लें। ये एंट्रीज ही सिर्फ आपने याद रखनी है, डैट इज ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, कि अगर हम रिजर्व्स का ट्रांसफर करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी और किस तरह से होंगी वो हमने देखनी है। पहले हम करेंगे जी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारी हो रही होगी डेबिट और हमारे पास जो जनरल रिजर्व हैं वो हमारे क्या हो रहे होते क्रेडिट हो रहे होंगे। ये आ गई थी पहली एंट्री। दूसरी हमारे पास आ रही होगी ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन। इसकी एंट्री क्या पास होगी, रिटेन्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो डेबिट होगा और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारे पास क्या हो रही होगी क्रेडिट हो रही होगी। आपने ये एंट्री याद रखनी है। और तीसरी है जी ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन डिस्पोजल, कि जब एसेट बिक जाए तो उसमें भी हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस जितना भी होगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग जो है वो हमारी क्या हो रही होगी क्रेडिट हो रही होगी। तो ये तीन एंट्रीज हैं। ये जो ट्रांसफर से केसेस हैं ये हमने क्या करना है याद रखने हैं कि ये इस तरह से हो रहा होगा और ये इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। ये सवाल ज़ाहिर लिमिट वाला हमने भी कर लिया है। अब इसके फॉर्मेट की बात करें तो जितनी हमने डिस्कशन की है ना, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं तो हमने ये फॉर्मेट में बनानी है। अब ये सारी वर्किंग मैंने आपको सिखा दी है, कैसे है कैसे नहीं है, अमाउंट्स कैसे आनी है, अमाउंट्स कैलकुलेट कैसे होनी है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो आपके पास जो भी सवाल में गिवन होगा, कैपिटल गिवन है कैपिटल ले लिया, प्रीमियम गिवन है प्रीमियम ले लिया, रिटेन अर्निंग है सरप्लस है और टोटल का कॉलम लास्ट में बनाना है। अब जिस कंपनी के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं एबीसी लिमिटेड, उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगी, जो ईयर एंड बनता है हम उसके मुताबिक लेके चल रहे होंगे। जो ओपनिंग बैलेंस होगा हम वो यहाँ पे तमाम बैलेंसेस का ओपनिंग बैलेंस जो अभी हम सीख के आए हैं वो यहाँ लिख लेंगे। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाएंगे वो रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे, जो डिविडेंड है वो लेस करवा देंगे। कोई सरप्लस वगैरह हमारे पास साल में सरप्लस वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा। अगर सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे लेस करवाएंगे, यहाँ पे हम ऐड कर रहे होंगे। और कोई बोनस इशू किया है शेयर कैपिटल हमारे पास इंक्रीज होगा, प्रीमियम कम होगा। राइट इशू किया है शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा होगा। तो सारी मूवमेंट है एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रहा होगा। तो बेसिकली हमने ये स्टेटमेंट जो है वो बनाना सीखनी है। इसकी लॉजिकल डिस्कशन जो है वो मैंने सारी आपको करवा दी है। ऐसा एग्जाम्पल करते हैं, कहता है द इक्विटी ऑफ एसएमएस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज एज फॉलो, और हमने बनानी है 31 दिसंबर 2019 की बनानी है। तो टोटल इक्विटी जो है साल के शुरू में उसने बता दी है
शेयर कैपिटल जो है वो 3000 मिलियन का है, प्रीमियम 1900 मिलियन का है, रिटेन अर्निंग 4500 मिलियन की है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 400 का है, डिविडेंड डिक्लेयर और पेड जो है वो 300 का है, इक्विटी जो साल के एंड के ऊपर वो 9500 की है। कंपनी ने बोनस इशू किया है 2-1 का, मतलब जिसके पास एक शेयर था कंपनी ने उसको 2 शेयर्स जो है वो क्या कर दी हैं, बोनस में दे दी हैं। इसका मतलब कंपनी ने डबल शेयर्स दिए हैं। जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको कंपनी ने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो ये 3 में मतलब उसने क्या किया, 2/1 है, हम 2/1 करेंगे तो गालिबन उससे 6000 न्यू शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सिंपल आप क्या करेंगे, आप इसको जाके अपने फॉर्मेट में प्लेस करेंगे, आपके पास जो है वो जवाब इसका आ जाएगा। लाइक अब मैं इसको प्रॉपर नहीं करवा रहा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास शेयर प्रीमियम, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग, और यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते होते हैं फाइनल में टोटल का। ये जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, जो मैं ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहा होता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा 3000 है, 1900 है और 4500 है। ये आ जाएगा जी 3000 मिलियन का, ये आ जाएगा 1900 मिलियन का, ये आ जाएगा मेरे पास 4500 मिलियन का। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ 3000, 1900, 4500, 9400 बनता है। तो 9400 का मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें टोटल आ रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 400 का है, तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो ऐड कर देंगे। अब मैंने आपको टी अकाउंट बताया है कि प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देंगे। उसके बाद उसने कहा है डिविडेंड 300 का है, तो डिविडेंड भी कहाँ पे जाना है, हमारा रिटेन अर्निंग में जाना है 300 का, तो वो 300 हम यहाँ से लेस करवा देंगे। ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा है कंपनी ने बोनस दिया है 2-1, मतलब कंपनी के पास पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 3000 का शेयर कैपिटल था, 10 रुपये का एक था, तो कंपनी के पास टोटल शेयर जो है वो 300 थे। अब उसने 2/1 कर दिया है, उसने न्यू कितने शेयर्स दे दिए हैं, 600 शेयर्स मजीद दे दिए हैं। 10 के हिसाब से करें तो 6000, तो 6000 उसने एज अ बोनस शेयर्स के तौर पर क्या किए हैं, उसने जो है ये हमें प्रोवाइड कर दिए हैं 6000 शेयर्स। तो हम यहाँ पे बोनस लिख देंगे। बोनस में हमारे पास जो शेयर कैपिटल आया है वो कितना आया, 6000 शेयर्स का। अब ये पहले चार्ज हो जाएगा शेयर प्रीमियम को, हमारे पास प्रीमियम 1900 का है, हम वहाँ से उड़ा देंगे। बाकी मेरे पास जो प्रीमियम बच रहा है 4100 का, हम इसको वहाँ से भी लेस करवा देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब मेरे पास ये बनेगा टोटल 6 और 3 9000। ये प्रीमियम मेरे पास ख़त्म हो गया। 4500 में से 400 ऐड किए 49 बना, 49 में से 300 गया 46 गया, 46 में से 4100 गया, तो ये मेरे पास 500 बना। इसको अगर हमें जमा करूँगा तो ये 9500 बनेगा। 9400 प्लस 400 9800 माइनस 300, आंसर इज 95। तो ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बन रही होती है।